हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा वेक्टर्स के रिगार्डिंग। अभी तक हमने वेक्टर्स की बेसिक डेफिनेशन समझी थी, उसके कुछ टाइप्स समझे थे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेक्टर्स जो हैं वो ऐड किस तरीके से होते हैं। एडिशन के साथ साथ हम सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, आपको सिंपल अभी तक ये पता है कि अगर मान लो ये इस साइड एक वेक्टर है। अब वेक्टर की मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे फोर्स। मान लो कि ये 5 न्यूटन का फोर्स है और इसी साइड में एक दूसरा, अगर मैंने एरो सेम बनाया है और देखो डायरेक्शन सेम है, तो ये भी क्या है 5 न्यूटन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं, सॉरी सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका रिजल्ट क्या आएगा। आप कहोगे ऐड कर दो इनको, ये 10 हो जाएगा। और देखो ये एक फोर्स है, ये एक दूसरा फोर्स है। मान लो ये 2 न्यूटन है और ये मान लो 3 न्यूटन है। अपोजिट एक्ट कर रहे हैं तो आपको पता है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और इसका आंसर आएगा 1 न्यूटन। ये कैसे निकाला, 5 + 5 करके, और ये निकाला 3 - 2 करके। ठीक है। अब ये तो तब की बात है बेटा जब ये क्या तो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हो या बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो, पर हमें ये नहीं पता कि इसके अलावा अगर ये किसी एंगल पे होंगे तो हम उसका रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमें यही सीखना है, अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच का एक थीटा एंगल है तो हम उनको कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम कि वेक्टर्स को ऐड करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके होते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, जिसमें फर्स्ट होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन मतलब वेक्टर्स को ऐड करने का कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं हम, ट्राइंगल लॉ पढ़ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है पहले हम देखते हैं बेटा। मान लो ये एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है ए। आपको बताया था ना कि मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या होता है, या तो ऐसे लिखो या फिर सिंपल ऐसे लिखो, इसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कंसिडर ए वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड ए। एक दूसरा वेक्टर है, ये एक वेक्टर बी है। आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ट्राइंगल लॉ कहता है आपको कि हमारे पास कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। 2 साइड हम इन वेक्टर्स की हेल्प से दिखाएंगे। हम कहेंगे कि अगर ये 2 वेक्टर ट्राइंगल की 2 साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए मैंने क्या किया, इस वेक्टर को यहां रख दिया, सामने लेके गए, पैरेलल ट्रांसपोर्ट बताया था लास्ट लेक्चर में, और इसको थोड़ा सा नीचे लाके फर्स्ट वाले की हेड पे सेकंड वाले की टेल को कनेक्ट किया। देखो आप इस वेक्टर को तो और नीचे ला सकते थे और इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते थे, ऐसे मतलब दोनों का हेड हेड साथ कर सकते थे, पर नहीं, हमने क्या किया, हेड से टेल की तरफ कनेक्शन किया है। एक के हेड पे दूसरे की टेल को रखा है। देखिए डायरेक्शन चेंज नहीं की बेटा, मैंने कोशिश की है कि ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर इसके बिल्कुल पैरेलल हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट का हेड है और सेकंड की टेल है। तो अब ध्यान से सुनिए क्या होता है बेटा। आपके पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक बी है, जिनके बीच में एक थीटा एंगल है। दिख रहा है आपको कि भाई इस वेक्टर और इस वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट है, कुछ ना कुछ एंगल होगा इनके बीच में। उन दोनों को ऐड करके आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि इन दोनों वेक्टर्स को ट्राइंगल की 2 साइड बना दो। अब ट्राइंगल है तो इसका मतलब इसकी तीसरी साइड भी होगी, ये इसकी थर्ड साइड होगी। तो ये जो थर्ड साइड ना यही रिजल्ट होगा। 2 वेक्टर्स की हेल्प से आपने ट्राइंगल की 2 साइड को रिप्रेजेंट किया, तो जो थर्ड साइड है वो इन दोनों का रिजल्ट है। ठीक है, जैसे आपके पास ये 2 वेक्टर थे, इन 2 वेक्टर का रिजल्ट निकालना था, तो आपने कहा दोनों वेक्टर्स को एक ट्राइंगल शेप में अरेंज करने की कोशिश करो, तो जो थर्ड साइड होगी वो उनका रिजल्ट होगी। तो यही है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखते हैं थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। तो हम कहेंगे कि इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by 2
sides of a triangle both in magnitude and direction. In same order, इसका भी मतलब समझेंगे. Then the third side of triangle represent the resultant. ध्यान से देखिए बेटा, हम कहते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं, उनके बीच में कुछ एंगल है. अब ये जो दो वेक्टर हैं, इनकी हेल्प से आप ट्राइंगल की दो साइड बना दो. ध्यान रहे, ट्राइंगल की साइड बनाते वक्त ना मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे ना डायरेक्शन चेंज करेंगे. तो हम कहेंगे कि टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल. अब दो साइड से रिप्रेजेंट करना है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन द सेम ऑर्डर. देखिए जो हेड टू टेल है सेम ऑर्डर है. एक वेक्टर ऐसे गया, सेम तरीके से चला गया, मतलब ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हम. ठीक है. अब उसके बाद है कि देन द थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट. और थर्ड साइड है वो रिजल्टेंट बताएगी. अब ये रही थर्ड साइड. अब देखिए बेटा, अब इस थर्ड साइड को आप ऐसे भी ले सकते हो, मैंने एरो यहाँ है, और ऐसे भी ले सकते थे, बट हमें ये लेनी होती है अपोजिट मैनर में. देखिए ऐसे जा रहे हो फिर ऊपर जा रहे हो, तो तरीका तो क्या कहता है, अब नीचे आ जाओ. तब ये ट्राइंगल पूरी करोगे. ऐसे तो ट्राइंगल बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे और ऐसे. तो अगर हम कंटिन्यूटी में चलते जा रहे हैं उसको तो हम कह रहे हैं सेम ऑर्डर, और हम रिवर्स आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे अपोजिट ऑर्डर. तो कंटिन्यूटी में चलोगे तो ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर. बट ऐसे नहीं करना. हम कहेंगे जो दो वेक्टर हैं उनको तो कैसे लो, सेम ऑर्डर में लो, बट जो तीसरा है उसको नीचे मत आओ, ऊपर जाओ. तो हम कहेंगे द थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इन द रिवर्स या इन द अपोजिट मैनर. इन द अपोजिट मैनर. तो ये है हमारा ट्राइंगल का लो. हम कहेंगे कि दो साइड्स की हेल्प से दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो तीसरी साइड क्या बताएगी, रिजल्ट बताएगी. दो को कैसे लिखना है, हेड टू टेल. इसी को हम सेम मैनर बोलते हैं. सेम ऑर्डर या सेम मैनर का मतलब है, देखिए ये सेम ऑर्डर का मतलब है कि हम हेड टू टेल बात कर रहे हैं. टेल टेल नहीं होनी चाहिए, हेड हेड नहीं होना चाहिए, हेड टू टेल होना चाहिए. तो तीसरी साइड क्या बताएगी, रिजल्टेंट के बारे में बताएगी. ठीक है. अब आता है कि ठीक है भाई, आपने बता तो दिया कि ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, ये इनका रिजल्टेंट है. भाई इस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है ये भी तो निकालनी है ना हमें. मतलब हम क्या निकालना चाहते हैं, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन, ये दो चीजें निकालना चाहते हैं. तो देखिए बेटा, इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं. कैसे, यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे, वो समझने के लिए था कि ये आपके पास एक वेक्टर ए है, यहाँ पे आपके पास एक दूसरा वेक्टर बी है, और ये जो है ये हमारी थर्ड साइड है. ये जो थर्ड साइड है यही रिजल्टेंट है. अब इस रिजल्टेंट का क्या मैग्नीट्यूड है और इस रिजल्टेंट की क्या डायरेक्शन है वो निकालना है. अब इसके लिए हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हमने ये पता है कि ए और बी को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आर रिजल्ट, जो ट्राइंगल की तीसरी साइड होगी. हम पढ़ना चाहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मतलब आर का मैग्नीट्यूड कितना है, आर वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का. और व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. इसके लिए हम कहेंगे बेटा देखो, लेंथ क्या बताती है, मैग्नीट्यूड. तो इस ट्राइंगल की जो ये साइड है, इस साइड की लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है ए को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को. ये जो साइड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ये साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर. क्या ये बात समझ आई. अब देखिए यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, इसका नाम दे सकते हैं हम पहले, मान लो पी क्यू
और आर। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? पी क्यू आर। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे हम, और ये परपेंडिकुलर बन गया और ये पॉइंट हो गया एस। अब बात आती है कि इन दो वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, वो कौन सा एंगल है? क्या ये दोनों के बीच का एंगल है? आपको पहले भी बताया था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे पता करते हैं, या तो दोनों के हेड कनेक्ट होने चाहिए या दोनों के टेल कनेक्ट होने चाहिए। तो देखिए ये हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यहाँ पे तो एक का हेड और एक की टेल कनेक्ट है, तो ये ऐसे तो नहीं बताया जा सकता। एक काम करो, देखो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, अब इनके बीच एंगल बताना है, ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, तो इस वाले वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दिया। अब देखो दोनों की टेल कनेक्ट हो गई। अब जो तुम इन मार्कर के बीच का एंगल दिखाई दे रहा है, जिनमें मेरी फिंगर्स टैप हैं, वो इनके बीच का एंगल होगा। मतलब ये वेक्टर था, इसको ट्रांसपोर्ट करके आगे भेज दो थोड़ा सा, और ये जो एंगल है ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो इस डायग्राम में बेटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो हम कहेंगे ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज ए? ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली व्हाट इज बी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। व्हाट इज आर? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। हो गया। और व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें तो ये निकालना है, आर निकालना है भाई। कैसे? देखो ट्राइंगल दिखाई दे रही है बेटा। अब इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं कि इन ट्राइंगल आर क्यू एस, अब आर क्यू एस ट्राइंगल में ये जो है ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, बट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? बी। और एरो की लेंथ से क्या बताया जाता है? उसका मैग्नीट्यूड। तो ये जो लेंथ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बी के मैग्नीट्यूड को। तो इस वाली साइड आर क्यू साइड की वैल्यू कितनी है? बी। देखो ए मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, जो रिप्रेजेंट किससे होता है? पी आर से। बी मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का, जो रिप्रेजेंट किससे हो रहा है? आर क्यू से। आर मैग्नीट्यूड है वेक्टर आर का, जो रिप्रेजेंट हो रहा है पी क्यू से। ठीक है। अब देखिए आर क्यू एस। अब इसमें हम कह सकते हैं इस ट्राइंगल में, अगर मान लो मैं साइन थीटा लिखना चाहूं, ये रहा थीटा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी। परपेंडिकुलर क्या है? क्यू एस। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? बी। मतलब है तो एक्चुअली में आर क्यू, इसको चलो स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। आर क्यू, और आर क्यू किसके बराबर है? बी के बराबर है। तो मैं कहूंगी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन बी। इसका मतलब क्यू एस इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 काम आएगी हमारे। नेक्स्ट देखिए इसी ट्राइंगल के अंदर बेटा एक और है, साइन के साथ आप कोस थीटा भी ले सकते हैं। अब व्हाट इज कोस थीटा? कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? बेस है आर एस। और व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज फिर से बी वेक्टर है, मतलब एक्चुअली आर क्यू है। अब हम कहेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू आर एस, और आर क्यू की जगह आएगा बी, तो हम कहेंगे आर एस इज इक्वल टू बी कोस थीटा। मतलब बेसिकली ये जो ट्राइंगल हमने बनाई थी इसमें हमने आर एस की वैल्यू निकाल ली और क्यू एस की वैल्यू निकाल ली। ये तो आई बेटा हमारे पास बी साइन थीटा, और ये वैल्यू आई हमारी बी कोस थीटा। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए आपको निकालना क्या है? आर। ठीक है। कैसे निकलेगा? आर निकलेगा कि जो बड़ी सी ट्राइंगल दिखाई दे रही है ना हमें, कौन सी? पी क्यू और एस। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल, और ये जो है ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू और एस, पी क्यू एस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर और प्लस में क्यू एस का स्क्वायर। ये होगा यहां तक।
अब पी क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, आर का मैग्नीट्यूड है बेटा, आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा पी क्यू का स्क्वायर। पी एस देखिए डायरेक्ट हमें नहीं पता क्या है, पर क्या मैं इस पी एस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। पी एस को मैं लिख सकती हूँ पी आर प्लस आर एस इसका होल स्क्वायर और प्लस क्यू एस। अब क्यू एस क्या है, बी साइन थीटा और इसका स्क्वायर। ओपन करते हैं बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। व्हाट इज पी आर, पी आर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मतलब ए, प्लस व्हाट इज आर एस, आर एस है बी कोस थीटा इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ओपन कीजिए बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2a और b और प्लस में बचेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डन। अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां बनेगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर, यहाँ पे है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब इस टर्म में से और इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कोस थीटा। हो गया। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो हम कहेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहां से r की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये हमारा डेरिवेशन है। आई थिंक समझ आया होगा बेटा। सिंपल एक ट्राइंगल ड्रॉ की थी, इस साइड की और इस साइड की वैल्यू निकाली थी। क्यों जरूरत थी निकालनी, क्योंकि हमें तो पी आर चाहिए था। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये डिस्टेंस पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। वहां से हमारा आर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। शायद इसको समझने में थोड़ी सी अभी कंफ्यूजन सी हो रही होगी, मतलब लग रहा होगा कि यूज कैसे करेंगे इसको। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए फिर से हमारे पास कोई भी वेक्टर है, रैंडम कोई भी वेक्टर है और एक वेक्टर है ए और हमें ये पता है उसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो है 5। एक है वेक्टर बी, उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो है 7। डायरेक्शन पर्टिकुलरली हमें ए और बी की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हम कहेंगे ए और बी इस तरीके से हैं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। भाई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5, एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 7 और दोनों वेक्टर्स के बीच का 60 डिग्री का एंगल है। ड्रॉ करना चाहो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये ए वेक्टर है, मान लो ये बी वेक्टर है, ये बड़ा बनेगा, मैग्नीट्यूड 7 है, ये खराब हो जाएगा इसलिए नहीं बना रही बेटा, और ये 60 डिग्री का एंगल है। इनका आंसर क्या होगा भाई? अब इनका जो आंसर होगा उसकी मैग्नीट्यूड निकालना। उसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? अंडर रूट ऑफ व्हाट इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कितना है 5, उसका करेंगे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2, फर्स्ट है 5 सेकंड है 7 और कोस 60 और कोस 60। इसको सॉल्व कर लेंगे तो उनका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब ए और बी के ऐड होने के बाद ये आंसर देगा। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। जैसे मान लो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, इनकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। मान लो इनके बीच का एंगल 60 है, तो ये जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का ये आंसर आएगा। अब बात आती है कि रिजल्ट का आंसर पता चल गया, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड पता चल गया, पर एक वेक्टर के साथ दूसरा वेक्टर ऐड करेंगे तो आंसर तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ये तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्शन, अब देखिए मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन बतानी है। अब डायरेक्शन किसी के रिस्पेक्ट में तो बताएंगे ना, तो हम कह रहे हैं कि जो रिजल्ट है ना वो ए वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? बीटा। कोई भी नाम दे सकते हैं आप। तो बेटा पहले आप यहां तक नोट करें, वीडियो को पॉज करके, और आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेडिंग, उसकी डेफिनेशन, डायग्राम और मैग्नीट्यूड इतना नोट कीजिए। उसके बाद हम साथ साथ डिस्कस करेंगे ये एंगल कितना है। आई थिंक आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं डायरेक्शन
कि डायरेक्शन क्या होगी। ये तो था मैग्नीट्यूड, अब हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। अब देखिए अगर ये एंगल बीटा है तो मैं tan बीटा निकालना चाहूंगी। हम क्या निकालेंगे, tan बीटा। अब देखिए ये बड़ी ट्राइंगल की बात करते हैं। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू और एस। अब पी क्यू एस ये बड़ी वाली ट्राइंगल, इसमें ये बीटा है, tan बीटा क्या होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस ट्राइंगल का ये तो परपेंडिकुलर है और ये पूरा बेस है। फिर से देखिए क्यू एस को तो मैं क्या लिख सकती हूं, बी साइन थीटा अपॉन में पी एस को क्या लिख सकती हूं, पी आर प्लस आर एस। अब देखिए बी साइन थीटा अपॉन पी आर, व्हाट इज पी आर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, प्लस व्हाट इज आर एस, बी कॉस थीटा। तो tan बीटा का आंसर आ गया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां से बीटा आ जाएगा। देखो tan उस साइड जाके एक नई चीज है आपके लिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है। तो ये tan है उस साइड जाके ये tan इनवर्स बन जाता है। पर आपको इतना करने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको मैं सिंपल बता दूंगी कहां तक करना है। ये हमारा डायरेक्शन का सॉल्यूशन है, मतलब बीटा कितना एंगल बनाएगा। सेम उसी क्वेश्चन को रिपीट कर लें। आपने ये सोचा था कि ये एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड मैंने एग्जांपल के तौर पे 5 लिया था, ये है इसका एग्जांपल के तौर पे 7 लिया था। आपने इसका आंसर निकाल दिया था और आप ये निकालना चाहते हैं कि ये फर्स्ट वाले वेक्टर से कितने एंगल पे है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये फॉर्मूला यूज करो। तो देखो बी की वैल्यू कितनी थी, 7, साइन थीटा मतलब साइन 60 अपॉन में ए कितना था 5, बी कितना था 7 और cos 60। ये tan बीटा का आंसर आ गया। पेपर में आपको सिर्फ यहाँ तक करके छोड़ना होता है। ठीक है, तो ये आप कंप्लीटली नोट करें, साथ में डायरेक्शन भी नोट करें। अब बात आती है कि हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे। तो बेटा जब तक आप क्वेश्चन समझेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक आपको फील नहीं आएगा कि टॉपिक पे करना क्या है एक्चुअली। फिलहाल डेरिवेशन करना है, ये और ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं। अब इन फॉर्मूले के अंदर हम कुछ सिंप्लीफिकेशंस भी करेंगे, पर उससे पहले हम 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे। जो हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा वो हम आपके मॉड्यूल से करेंगे। तो आपके मॉड्यूल के अंदर इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसमें है बेटा आपके पास, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ आपको। पहले हम 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। 2 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 6 and 8 यूनिट्स। चलो लिखते हुए चलते हैं। 2 वेक्टर है हमारे पास, मान लो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो क्वेश्चन कहता है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, मतलब फर्स्ट का भी मैग्नीट्यूड गिवन है, सेकंड का भी मैग्नीट्यूड गिवन है। एक है 6 यूनिट्स और एक है 8 यूनिट्स। कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए अगर दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। 3 केस दे रखे हैं, 60, 90 और थर्ड क्या है 120। एक मैं करवाऊंगी, 2 आप करेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला देखिए, अगर एक वेक्टर ए होता है एक बी होता है, दोनों को वेक्टर तरीके से ऐड किया जाए तो उनका रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलो हम 120 वाला केस करते हैं। r इज इक्वल टू, देखिए बेटा a फर्स्ट का मैग्नीट्यूड 6 तो 6 का स्क्वायर, b 8 उसका स्क्वायर प्लस 2, a कितना है 6, b कितना है 8 और cos
थीटा। थीटा हम कितना मान रहे हैं हमारे वाले केस में 120। आगे सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6 8। व्हाट इज cos 120? इसकी वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। इसमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज यूज होंगे जो हमने क्लास में डिस्कस की थी। मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देती हूँ, उसकी वैल्यू -1/2 होती है। तो ये क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बनेगा, ये इनको ऐड करोगे 100 आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया ना, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप थीटा की वैल्यू 60 और 90 पुट करके अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। तो आपने क्या सीखा, दो वेक्टर हैं, उनके बीच कुछ एंगल है, तो उनका रिजल्ट कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम। ये कहता है बेटा कि टू वेक्टर्स एक्टिंग थ्रू ए पॉइंट आर इन रेशियो। बेटा टू वेक्टर्स गिवन हैं, किस तरीके से, 3:5। एंगल बिटवीन देम इज 60। इनके बीच का जो एंगल है वो 60 है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 35 है। आपको ए एंड बी बताना है। तो हम कहेंगे दो वेक्टर ए और बी हैं, दोनों रेशियो में हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक है 3x और दूसरा है 5x। ये दो वेक्टर हो गए हमारे पास, हो गए। फॉर्मूला लिखो, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाँ भाई, ए को मैंने क्या, ए को ए मान लो, एक को बी मान लो। एक है 3x, दूसरा है 5x, नेक्स्ट है 3x 5x और cos कितना एंगल है 60। रिजल्ट कितना है 35। आप दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हो और इसको ओपन कर सकते हो, सब कुछ x की फॉर्म में आ जाएगा, x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये तरीका था हमारे इस रिजल्ट को यूज करने का। आगे इसके बारे में हमें और क्या जानना है बेटा, अभी तो बहुत कुछ है जानने के लिए। जैसे इसके कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं। हमने तो फॉर्मूला पढ़ लिया ये वाला, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं वो करते हैं। देखिए वो स्पेशल केसेस क्या हैं। ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है, आप अपने मॉड्यूल से ही करेंगे, लेकिन जो प्रॉपरली डेरिवेशंस है उनको आपको अपनी कॉपी में करना है। अब हमने कुछ स्पेशल केस पढ़ने हैं। अब स्पेशल केस कैसे पढ़ेंगे, हम कहेंगे रिजल्टेंट है r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब बेटा मान लो दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आप ना देखो इस r की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकते हैं वो देखना है हमें। मतलब हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं और हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं कहती हूं कि r मैक्सिमम। आप सोच रहे हो ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू समझी नहीं कुछ। देखो ए और बी इनकी वैल्यू तो रहेंगी फिक्स। जैसे मान लो एक वेक्टर है, ये ए बना दिया मैंने, ये 3 यूनिट का है। एक और वेक्टर है बी, ये 5 यूनिट का है। आपको पता है आप इसको रोटेट करोगे वेक्टर चेंज हो जाएगा, पर ये समझ लो इन दोनों वेक्टर की हेल्प से आप कितना मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सकते हैं। दोनों को तुम कैसे भी रोटेट करो, कुछ भी करो, बस ये दो एरो बना दिए मैंने, इनको हेल्प से तुम इनको कैसे अरेंज करो, इनकी कैसी भी डायरेक्शन रखो, आंसर किसका आंसर, रिजल्टेंट का आंसर मैक्सिमम आना चाहिए। तो वो देखो कैसे आएगा। अब बेटा ए और बी की वैल्यू तो फिक्स हो गई, 3 और 5 बता दिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये भी चेंज नहीं हो सकता, ये भी चेंज नहीं हो सकता। पर मैंने क्या कहा है, जैसे ये दो हैं, जैसे ये दो मार्कर है मेरे पास, ठीक है, ये इनका हेड है, इनकी टेल है, आप इनको कैसे भी अरेंज करो इनका मैक्सिमम आंसर आना चाहिए। ये भी एक तरीका हुआ इनके अरेंजमेंट का, ये भी एक तरीका है इनके अरेंजमेंट का, ये भी तरीका है अरेंजमेंट का, और ये भी तरीका है। ऐसे करते करते आप कितना भी एंगल चेंज कीजिए
आपके हाथ में, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस मुझे रिजल्टेंट मैक्सिमम चाहिए। दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर एक है, ये दूसरा है, इनको अगर इतने एंगल पे है तो आप इनका रिजल्ट निकालना जानते हैं। ऐसे हैं तो आप इनका रिजल्ट निकालना जानते हैं। कौन से फॉर्मूले से? √a² + b² + 2ab से। ठीक है, तो आप इस थीटा को कैसे भी चेंज करो, बस मुझे आंसर मैक्सिमम चाहिए। तो बेटा आपको ये पता है कि कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम होती है -1, होती है ना। तो आप मैक्सिमम आंसर चाहते हैं तो कोस थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे आर मैक्सिमम तब होता है फॉर आर मैक्सिमम थीटा, या फिर आप कह सकते हैं कोस थीटा शुड बी मैक्सिमम, मतलब 1। और कोस की वैल्यू 1 कब होती है? तब एंगल होता है 0। तब एंगल कितना होता है? 0 होता है। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये मैक्सिमम की कंडीशन है, तो मैक्सिमम का आंसर कितना आएगा? a² + b² + 2ab, और कोस थीटा की जगह आ गया 1, आ गया इतना। तो हम कहेंगे a² + b² + 2ab। तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है? ये होती है a + b²। कैंसिल, क्या आंसर बचा? तुम सोचोगे a एक वेक्टर था, b एक वेक्टर था, दोनों को हम सेम डायरेक्शन में करते तो हमें तो पहले से ही पता था कि इनका आंसर क्या आएगा, दोनों को ऐड करने से आता है। ध्यान से सुनिए, क्या है? दोनों के बीच का एंगल 0 है। 0 मतलब सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या करते हो तुम? उनको ऐड करते हो ना। सेम काम यहाँ हो रहा है कि अगर एंगल 0 है तो आपको उनका आंसर कैसे निकालना है? ऐड करके। पर एक बात और जाननी है आपने, ये उसका मैक्सिमम आंसर होगा। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आंसर कैसा आएगा? मैक्सिमम। इसके अलावा आप चाहे थोड़ा सा भी एंगल बना दो इनके बीच में, चाहे और एंगल बना दो, चाहे इतना एंगल बना दो, वो आंसर मैक्सिमम नहीं हो सकता। दो वेक्टर का मैक्सिमम आंसर तभी ऑब्टेन हो सकता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। और फिर उस आंसर के लिए आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना √a² + b²। दो वेक्टर है, मैक्सिमम आंसर आएगा उनको ऐड करके, तब वो सेम डायरेक्शन में होंगे। ये हमारा पहला केस था। ऐसे ही हम निकालना चाहते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ आर कितनी होगी। अब आपको ये तो समझ आ गई, अच्छा दोनों वेक्टर को पैरेलल रखेंगे, सेम डायरेक्शन में रखेंगे, तब तो उनका आंसर कैसा आएगा? मैक्सिमम। अगर तुम उनके बीच में एंगल बनाते जाओगे तो उससे आंसर बन जाएगी कम। पर ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे हमारा आंसर बिल्कुल मिनिमम हो जाए? 0 नहीं कह रही, क्या हो जाए? बिल्कुल मिनिमम हो जाए। अब देखिए आर मिनिमम कब आ सकता है? तो हम कहेंगे फॉर आर मिनिमम कोस थीटा भी मिनिमम होना चाहिए। अब थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1, 0 नहीं होती। कितनी होती है? -1। और ये कब होती है बेटा? तब थीटा इनके बीच का 180 डिग्री हो। तो हम कहेंगे, चलो ये सिचुएशन पुट करो, a² b² 2ab और कोस थीटा की जगह -1 प्लस माइनस माइनस, तो हम कहेंगे ये बनेगा a² + b² - 2ab। किसकी आइडेंटिटी बनी? a - b²। कैंसिल कर दो और a - b। अब आप सोचोगे a - b कब आंसर आता था? अगर एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b, दोनों को माइनस कब करना होता था? तब दोनों अपोजिट में हो। ये बात आपको 9th क्लास से पता है। और ये फॉर्मूला भी यही बता रहा है आपको कि तब उनके बीच का एंगल 180 है तो आप दोनों को माइनस करना है। इंपॉर्टेंट बात क्या पता चली? कि ये इसका मिनिमम आंसर होता है। मतलब ये दो मार्कर, दो वेक्टर हैं, इनका मैक्सिमम आंसर चाहिए। मान लो ये कैप है ना, ये कैप इनकी हेड बता रही है और ये इनकी टेल। दोनों देखो एरो, ये एरो है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, मैक्सिमम आंसर। तुमने एंगल चेंज किया, आंसर चेंज हो जाएगा। और अगर तुम इनको अपोजिट ले आए, एक की कैप बिल्कुल ऊपर, एक की नीचे, एंगल हो गया 180, तो ये मिनिमम आंसर देंगे। इसके अलावा इन बिटवीन बीच का आंसर देंगे। समझ आई बात? तो दो वेक्टर का मैक्सिमम आंसर होता है a + b, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो, एंगल को 0, और मिनिमम आंसर होता है तब वो एंगल 180 पे होते हैं। एक स्पेशल केस और कर लेते हैं। अगर ये 190 नहीं 90 डिग्री पे हो तो क्या होगा? तो हम कहेंगे कि ये हमारा केस नंबर 1 था, सॉरी मैक्सिमम वाला था, ये सेकंड था,
और थर्ड केस कर रहे हैं कि इफ थीटा इज 90, तो आर क्या होगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा 90, cos थीटा मतलब 90 के साथ 0, cos 90 ये होता है 0, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई कि भाई एक तीन केस हैं, अगर मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है और क्या निकालना है, अगर इनका एंगल 90 डिग्री है। ये तो बात होती है इनके किसकी, मैग्नीट्यूड की। बात हमें डायरेक्शन की भी करनी चाहिए, तो पहले आप इतना नोट करें। इतना नोट करने के बाद बेटा हम इनकी डायरेक्शंस के बारे में देखें। अब इनकी डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा। तो देखिए डायरेक्शन के आपके पास फॉर्मूला आया था tan बीटा, और tan बीटा का फॉर्मूला था हमारे पास b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें जहाँ पे एंगल कितना है 0, तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 तो 0 होता है। तो इसका मतलब फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो हम कहेंगे tan बीटा इज इक्वल टू 0। साइन 0 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 0 ही आंसर आएगा। और tan की वैल्यू बेटा कितनी होती थी 0 पे, मतलब tan की वैल्यू 0 कब होती है, 0 डिग्री के ऊपर। तो इसका मतलब बीटा का आंसर भी आ गया 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, ये एक वेक्टर है, इसी साइड दूसरा वेक्टर है, इनका आंसर भी इसी साइड आएगा। इसका ये मतलब है 0 डिग्री क्या मतलब है कि आंसर सेम डायरेक्शन में होगा, ये दोनों वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है। अब इसके लिए करते हैं हम सेकंड केस के लिए क्या होगा, देखिए हम कहेंगे कि दो वेक्टर्स थे, दोनों के बीच में, ये इसका आंसर a माइनस बी आ गया। एंगल कितना है 180। अब 180 के लिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे पुट कीजिए, आपको tan बीटा निकालना है, तो आप कहोगे b sin 180। sin 180 कितना होता है, और cos 180। cos 180 तो आपको पता है माइनस होता है, पर sin 180 देखिए। अब जिनको वैल्यू नहीं याद अपनी ये ग्राफ यूज करें, ये ग्राफ बहुत आसान पड़ता है बेटा। ये 0 के ऊपर होती है वैल्यू, ये 90 पे होती है और ये 180 पे, तो sin 180 की वैल्यू भी कितनी होती है 0 होती है। तो हम कहेंगे कि एंगल 0 आने का क्या मतलब बनता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे भी एंगल 0 आ गया, यहाँ पे भी बीटा 0 डिग्री होगा। कैसे, ये देखिए ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, दोनों को माइनस करो पर आंसर बड़े वाले की साइड आ जाएगा, ठीक है, इसका ये मतलब है। थर्ड केस में चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, तब थीटा 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे tan बीटा कितना होगा, तो tan बीटा होगा b sin 90 और अपॉन में a प्लस b cos 90। cos 90 तो होता है 0, sin 90 होता है 1, तो हम कहेंगे b अपॉन a। तो तुम्हारा आंसर आ गया tan बीटा का b अपॉन a। थोड़ा देर पहले बेटा हमने क्वेश्चन किया था जिसमें a की वैल्यू थी 6, a की वैल्यू थी 8, और तीन केस थे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 का हमने सॉल्व किया था। अगर तुम्हें 90 डिग्री वाला केस बता दिया जाए तो रिजल्टेंट के लिए तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, बड़ा फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, और डायरेक्शन के लिए ये कर लो। जैसे अगर एंगल 90 है तो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और tan बीटा आएगा b बाई a, b क्या है 8 और अपन a कितना है 6, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका होगा क्वेश्चन करने का, तो यहां तक नोट कीजिए बेटा। ये कुछ चीजें हैं हमारी कि तीन स्पेशल केस पढ़े हमने, मिनिमम, मैक्सिमम और 90 डिग्री का। इसके अलावा एक स्पेशल केस और बाकी है, पहले आप इनको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम अपना लास्ट का भी डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। लास्ट है बेटा, अगर आप दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हो और उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, जैसे मान लो एक है 5 और दूसरा भी है 5, और एंगल कुछ भी हो सकता है उनके बीच में, तो उसको कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे कि थर्ड केस हम पढ़ रहे हैं कि इफ टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा, इफ टू वेक्टर्स हैविंग
सेम मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा। तो क्या करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड का मतलब है इस बार ए और बी आपस में इक्वल हैं, तो या तो सभी को ए बोल दो या दोनों को बी बोल दो, एक ही बात होगी। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। हम कहेंगे ए और बी बराबर है तो पुट करते हैं, हर जगह ए कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पे भी ए और एंगल थीटा। देखिए कैसे होगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, यहाँ पे भी 2a स्क्वायर और साथ में है कोस थीटा। यहाँ पे 2a स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, 2a स्क्वायर और 1 प्लस कोस थीटा। अब 1 प्लस कोस थीटा का आइडेंटिटी यूज करनी है हमें, तो आपको एक पता ही थी बेटा सारी की सारी जो कोस आइडेंटिटी साइन आइडेंटिटी। अब जिनको नहीं याद उनको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने एक कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी थी। आपको यह कहा था कि सबसे बेसिक आइडेंटिटी याद करना कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कहा था ना। और फिर कहा था कि इसकी हेल्प से आप और आइडेंटिटीज भी बना सकते हो। कैसे, दूसरी आइडेंटिटी आई थी हमारे पास, कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन को कोस में कर दो तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर कहा था कि भाई या तो ये यूज होगा या ये वाली यूज होगी, तो यहाँ से एक आइडेंटिटी और बनेगी कि कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें 1 प्लस कोस थीटा के हिसाब से करना है, तो इसको इधर ले आओ, प्लस बन जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये सारी आइडेंटिटीज मैंने आपको रिमाइंडर के लिए लिखी हैं, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो उसकी आइडेंटिटी मैं बता देती हूँ आपको। वो क्या है बेटा कि 1 प्लस कोस थीटा, इसकी आइडेंटिटी होती है हमारे पास 2 कोस में होती है। अभी जो हमने आइडेंटिटी लिखी थी बेटा उसमें क्या था, एक साइड 2 थीटा था और एक साइड क्या था, थीटा था। पर हमें क्या चाहिए, ये पता होना चाहिए एक थीटा होता था, एक थीटा बाई 2 होता है। आपको अगर नहीं रिमाइंड या वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो आप डायरेक्ट ये आइडेंटिटी यूज करें। ये आइडेंटिटी ऊपर पुट करो तो क्या होगा, देखो 2a स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो 2 और 2 4, अंडर रूट से 12 के 2, a स्क्वायर अंडर रूट से 12 के a और कोस स्क्वायर 12 के कोस थीटा बाई 2 हो गया इतना। ये है हमारा आर का फॉर्मूला। तो अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो हम इससे अपना आंसर निकाल सकते हैं। एंगल कैसे निकालेंगे, क्या रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट इतना याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका ना एंगल वाला रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो आपको और अच्छे से तब समझ में आएगा कि तब हम इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ का, पर हम डिस्कस यही कर लेते हैं। देखिए tan बीटा क्या फॉर्मूला था, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। एक काम करें, a और b तो बराबर है तो हम कहेंगे ये बनेगा b साइन थीटा, b की जगह आएगा a और a प्लस a कोस थीटा। a तो हो गया कैंसिल, ये बना साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा, इनकी आइडेंटिटीज होती हैं। एक होता है साइन थीटा की आइडेंटिटी होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगाई थी वही तो आइडेंटिटी लगाएंगे ना यहाँ पे भी, तो हम कहेंगे 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, क्या आया साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। साइन बाई कोस होता है 10, तो ये आएगा tan थीटा बाई 2 और बीटा हो गया 10 से 10 कैंसिल थीटा बाई 2। ये रिजल्ट बेटा आप नोट कीजिए कि भाई अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्ट होता है वो ऐसे आता है, और एंगल कैसे आता है थीटा बाई 2। व्हाट इज बीटा, बीटा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर ए। डायग्राम याद करो, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी और ये रिजल्ट, ये था बीटा। मतलब रिजल्ट का ए वेक्टर के साथ कितना एंगल है वो है बीटा।
ठीक है, इसको नोट करो। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा पैरेललोग्राम लॉ, और पैरेललोग्राम लॉ के बाद आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो भाई आपने पहला केस देखा कि आप दो वेक्टर को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, आप दो वेक्टर को ट्राइंगल की हेल्प से ऐड कर सकते हैं। अब ट्राइंगल की हेल्प से कैसे, कि दो को ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर दो, जो थर्ड साइड है वो क्या बताएगी आपको, थर्ड साइड विल टेल द रिजल्टेंट, या थर्ड साइड विल गिव द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब एक और तरीका है ऐड करने का, सेकंड तरीका है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला कौन सा लॉ था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन की सेकंड हेडिंग लगाइए, सेकंड तरीका है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसका क्या मतलब है, फिर से बेटा आपके पास दो वेक्टर्स हैं, पिछली बार आपने दोनों वेक्टर को किस में अरेंज किया था, ट्राइंगल में। देखिए हमारा डिवाइस भी हो जाएगा, हम कहेंगे ये वेक्टर ए था और दूसरे वेक्टर को इस तरीके से लिख दो हेड टू टेल मेथड में। कौन से मेथड में, हेड टू टेल। तो जो थर्ड साइड थी उससे हमें क्या पता चला था, रिजल्ट। पैरेललोग्राम लॉ कहता है दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर को एक पैरेललोग्राम शेप में अरेंज करना है। अब आप सोचोगे पैरेललोग्राम की साइड होती है चार, तो बेटा आपको पैरेललोग्राम की दो साइड्स रिप्रेजेंट करनी है दो वेक्टर की हेल्प से। मैं रफली पैरेललोग्राम बनाती हूं, ये पैरेललोग्राम है। अब ये जो दो वेक्टर है ना, आप इनको पैरेललोग्राम की दो साइड में अरेंज कर दो। आपको ये कहेगा मैम इसमें और इसमें कर दे क्या, नहीं, दो एडजेसेंट साइड में अरेंज करो। कैसे, मैंने कहा कि इस साइड की मदद से मैं एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अब इसकी एडजेसेंट कौन सी हुई, या तो ये वाली और या ये वाली, दोनों एडजेसेंट हुई। पर इस बार हेड टू टेल मेथड नहीं करना, दोनों की टेल साथ में होनी चाहिए या दोनों के हेड साथ में होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट करो, दूसरे की टेल उठाओ और यहां लगा दो। इस डायग्राम में आपने क्या किया, इस डायग्राम में आपने दो वेक्टर्स को अरेंज किया है। कहां अरेंज किया है, टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। कौन से तरीके से, दोनों का एक कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, इस कॉमन पॉइंट से इस पैरेललोग्राम का डायगोनल पास करेगा जो ये होगा, और यही आंसर आएगा हमारा, ये रिजल्ट होगा। देखिए ट्राइंगल लॉ क्या था, एक वेक्टर है फिर दूसरा वेक्टर है, दोनों वेक्टर को ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर दो। थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल हमें क्या बताएगी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताएगी रिजल्ट का। ऐसे ही दो वेक्टर को आप पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दो एक कॉमन पॉइंट के साथ, उस कॉमन पॉइंट से पास होने वाला वेक्टर डायगोनल क्या बताएगा, उनका रिजल्टेंट बताएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, हम कहेंगे कि इफ two vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram having एक कॉमन पॉइंट, हैविंग ए कॉमन पॉइंट का मतलब है कि उनकी टेल और टेल साथ होनी चाहिए, ठीक है। देन द डायगोनल पासिंग थ्रू दैट कॉमन पॉइंट will give the resultant। क्या ये बात समझ आई बेटा? अगर हम हमारे दो वेक्टर को
पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करते हैं तो डायगोनल है वो उनका रिजल्ट बताएगा। अब आपको लग रहा होगा कि हमने दो तरीके पढ़े हैं, लेकिन ये दोनों तरीके कुल मिला के सेम हैं। वो देखिए कैसे। अब हम कहते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक बार हम ट्राइंगल में लगाएंगे, एक बार हम पैरेललोग्राम में लगाएंगे। तो हम पैरेललोग्राम में लगाते हैं। हम कहेंगे ये मेरा वेक्टर ए है, इस बार दूसरा वेक्टर यहाँ आएगा। ट्राइंगल होते तो यहाँ आता। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। आप कह सकते हैं थीटा एंगल है क्योंकि दोनों की टेल साथ में है। दो वेक्टर के बीच का एंगल कब निकाला जा सकता है? जब टेल साथ हो या हेड साथ हो। अब देखिए, अब पैरेललोग्राम को कंप्लीट करिए तो हम कहेंगे ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल क्या बताएगा? रिजल्ट बताएगा। अब ध्यान से सुनना, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कैसी होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर ये दो साइड हैं, ये क्या आपस में इक्वल एंड पैरेलल नहीं होनी चाहिए? तो भाई अगर ये बी है तो ये भी बी होना चाहिए। अब सोचो, अब अगर मैं इस ऊपर वाले पार्ट को कवर कर दूं ऐसे, तो ये कौन सा लो बन गया? ट्राइंगल का ही तो बन गया। तो सेम तरीका हुआ। अब बुक्स में सेम तरीके से सॉल्व कर रखा है बेटा। फिर से क्या, इस वाले पार्ट को भूल जाओ, ये बी वेक्टर हो गया। यहां से फिर से एक और ट्राइंगल बनाओ, ये पी क्यू आर और एस, और सेम तरीके से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो इस केस में भी जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और जो एंगल आएगा वो भी सेम आएगा। ये रहा एंगल, तो ये होगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। ये दोनों डेरिवेशन आप अपनी नोटबुक में करेंगे और खुद से करेंगे। जैसे ट्राइंगल का किया था सेम उसी तरीके से होगा। ये साइड आएगी b साइन थीटा, ये आएगी b कॉस थीटा, और फिर वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। अब जो लास्ट केस था मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ बेटा। देखिए, जो अभी आपने स्पेशल केस में जो फोर्थ पॉइंट पढ़ा उसमें ये था कि मान लो ये एक वेक्टर ए है और जो बी वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड में बिल्कुल ए के बराबर है। कोशिश की है कि मैग्नीट्यूड वाइज ये बराबर दिखे आपको। ठीक है भाई, डायरेक्शन अलग है पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो देखो मैंने वेक्टर नहीं लगाया, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है। तुम्हें याद हो तो इनके बीच का एंगल कितना माना था? थीटा, और जो बीटा था उसका आंसर क्या आया था? θ/2। आप ध्यान से सुनना क्या स्टेटमेंट बोल रही हूँ बेटा। अगर दो वेक्टर हैं, दोनों सेम हैं मैग्नीट्यूड में, तो उनका रिजल्टेंट जो है ना वो बिल्कुल बीच से पास होगा, बिल्कुल बीचों बीच से, सच दैट ये एंगल θ/2 और ये एंगल θ/2। क्या ये बात समझ आई कि दो वेक्टर हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल उनको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये था हमारा सेकंड तरीका एडिशन का, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, साथ में इनका डेरिवेशन प्रॉपर करना है। तब आपकी नोटबुक चेक होगी तो मैं उसमें चेक करूंगी कि आपने किया है या नहीं किया है। अब क्या हमारे पास कोई तीसरा भी तरीका है वेक्टर को ऐड करने का? हाँ जी, बिल्कुल तरीका है ऐड करने का। एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारा थर्ड मेथड वो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है बेटा? आपके पास अगर दो से ज्यादा वेक्टर हुए तो कैसे ऐड करोगे? जो हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ी और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा उसमें तो दोनों जो है वो सेम, मतलब दो वेक्टर्स के लिए हैं, दो से ज्यादा के लिए तो है ही नहीं। तो हमारे पास अगर मान लो ज्यादा वेक्टर हैं तो या तो तुम दो दो को सॉल्व करो। जैसे ऐसे है, मान लो ये चार वेक्टर है, सॉल्व करना है तो तुम कहो इन दोनों को एक और दो को सम करके तीसरा 1 2 3 4। हम कहेंगे पहले 1 + 2 करो, फिर 3 ऐड करो और फिर 4 ऐड करो, या तो स्टेप बाय स्टेप करो, नहीं तो एक तरीका और है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? पॉलीगन लॉ कहता है कि आप ना
सारे वेक्टर्स को अरेंज कर दो किस शेप में, एक पॉलीगन की शेप में, ठीक है। तो हम इसके अंदर कहेंगे कि इफ vectors are represented by the sides of polygon in same manner, then the closing side of polygon gives resultant. Then a closing side of polygon in opposite manner. समझते हैं बेटा क्या कहना चाहते हैं? आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर्स, हमको कैसे ऐड करेंगे? तो ये कहता है कि उन सभी वेक्टर को ना एक पॉलीगन की शेप में अरेंज करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, इन तीन वेक्टर को आपको ऐड करना है। तो कहता है कि सेम मैनर में, जब भी वर्ड आए सेम मैनर तो मतलब हेड टू टेल मेथड की बात हो रही है। आप हेड टू टेल यूज करते हुए इन सभी वेक्टर्स को अरेंज करो। देखो ये वेक्टर नंबर 1 है, 2 है और 3 है। तो हम कहेंगे, देखो थोड़ा सा आगे खिसकाते हैं, कोशिश करते हैं इनका मैग्नीट्यूड चेंज ना करो आप। ये वेक्टर 1 है, 2 को थोड़ा सा स्लाइड करके इसके ऊपर ले आओ, ये 2 आ गया, हेड टू टेल मेथड हो गया। थर्ड को थोड़ा पैरेलल शिफ्ट करके लेके जाओ, ये थर्ड हो गया। इस बार हमने 3 वेक्टर को अरेंज किया है हेड टू टेल, हेड टू टेल। पॉलीगन, पॉलीगन तो क्या होता है भाई, जिसकी जो भी मतलब कितनी भी नंबर ऑफ साइड हो सकती हैं। जैसे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में 4 होती हैं, पेंटागन में 5 होती हैं, ठीक है। तो देखिए अब आपको पता है कि मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गए जिसका 4 साइड है। तो आप एक काम करो, ये कहता है कि आपने बहुत सारे वेक्टर्स को अलग अलग साइड की हेल्प से अरेंज किया। अरेंज करने का तरीका था सेम मैनर, मतलब हेड टू टेल। तो जो क्लोजिंग साइड होगी, देखो इसको पॉलीगन बनाना है, क्लोज पॉलीगन बनाना है, तो इसको क्लोज साइड भी तो करनी पड़ेगी ना। इस साइड को करूंगी मैं तभी तो ये क्लोज बनेगा ना। तो ये जो क्लोजिंग साइड है यही इनका रिजल्टेंट है। पर क्लोजिंग साइड का मैनर कैसा होगा? अपोजिट। मतलब देखो ऐसे चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे, तो फिर तो हमें नीचे जाना चाहिए था ना, पर नहीं, अपोजिट जाओ। ये इनका रिजल्टेंट है। ये है 1 + 2 + 3। इसको हम बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें समझने की एक चीज है, मान लो आपके पास 5 वेक्टर थे, इस तरीके से अरेंज हो गए। ये वेक्टर 1, ये वेक्टर 2, ये वेक्टर 3, ये वेक्टर 4 और ये वेक्टर 5 थे। कोई 5 वेक्टर हो गए ऐसे अरेंज। अब बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा? तुम ढूंढोगे क्लोजिंग साइड। क्या इस पॉलीगन को अब क्लोज करने की जरूरत है? ये तो 5 वेक्टर से पहले ही क्लोज हो गया, मतलब 1 2 3 4 और 5। तो इसका मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5। जब 5 वेक्टर को पॉलीगन में लगाया गया तो हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप क्लोज हो गया। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट हो गया 0। क्या ये बात समझ आई बेटा? ये हमारे पास तरीके थे वेक्टर्स को ऐड करने के। अब एक छोटा सा पॉइंट बचता है। आई नो वीडियो थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, पर सब्ट्रैक्शन। बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, एक छोटा सा फर्क है। सिर्फ हम एक छोटा सा पॉइंट समझेंगे और फिर अपने वीडियो को फिनिश करेंगे ताकि आप इसके अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएं। तो देखिए, हाँ आप पहले नोट कर लीजिए बेटा इस सारे को, ये सारा आपका नोटबुक में नोट होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि ऐड तो करना सीख लिया, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्शन की बात आती है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। सपोज करो a - b, यही तो करना है आपको, यही तो है 2 का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन से मान लो और आंसर आता है, कैसे निकालेंगे? इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकती। देखिए इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, प्लस माइनस माइनस से तो होता है।
तो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करो मत, उनको ऐड ही कर दो। पर ए में इस बार बी को ऐड नहीं करना, ए में माइनस ऑफ बी को ऐड करना है। अब देखिए माइनस ऑफ बी का क्या मतलब है, तो देखिए ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, आप इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप एक काम करो, इसका नेगेटिव बना दो। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट मैग्नीट्यूड सेम। अगर ये वेक्टर बी है तो ये माइनस ऑफ बी है। अब इस माइनस ऑफ बी को इसके साथ ऐड कर दो। तो तुमने कहा अगर बी होता तो कहां जाता, ऊपर, लेकिन माइनस ऑफ बी है तो कहां आएगा, नीचे। इससे आप रिजल्ट बता सकते हो, बता सकते हो, बिल्कुल सही। अब देखिए, अब एंगल निकालते हैं, इस वेक्टर को आगे मूव करवाओ। अगर ए का एंगल बी के साथ थीटा है तो ये बताओ बेटा ए का एंगल माइनस बी के साथ कितना है। ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा। तो जब भी सब्ट्रैक्शन की बात आए तो जहां जहां पे आपने थीटा पढ़ा है वहां वहां पे हम 180 माइनस थीटा कर देंगे, बिकॉज सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है ए के अंदर माइनस बी का एडिशन होना। तो हम कहेंगे कि फॉर सब्ट्रैक्शन रिजल्टेंट होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन यहां एंगल थीटा नहीं, कितना होगा। और बेटा व्हाट इज कोस 180 माइनस थीटा, 180 है तो कोस कोस रहेगा, और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, तो ये बनेगा ये है सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला। इसके बेसिस पे ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां तक आपको नोट करना है ये डायग्राम के साथ, ताकि आपको पता चले कि मैंने थीटा की जगह 180 माइनस थीटा क्यों लिया। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर खत्म होता है।